नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और इस बार जो परिणाम निकलकर सामने आए उन्होंने सभी को चौंका दिया। दरअसल एनडीए के खाते में 292 सीटें जाती दिखाई दी, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 234 सीटें। अब ऐसे में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब यहां पर खेल बदल सकता है। खेल बदलने में कामयाब होंगे नीतीश कुमार। दरअसल जैसा कि आप सभी को पता है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, सिर्फ एनडीए में जो दल है उनके मिलाकर बहुमत बनती दिखाई दे रही है। जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, तो वहीं टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। अगर अब ये दोनों मिलकर पार्टियां आकर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती हैं तो यहां पर इंडिया अलायंस की सरकार आसानी के साथ बन जाएगी। लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पटना से। दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही एक ही फ्लाइट में दिल्ली आ रहे हैं। अब उस फ्लाइट के अंदर क्या मुलाकात होती है, क्या बातचीत होती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है, कल सूत्रों से जानकारी आई थी कि शरद पवार ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया कि आप हमारी पार्टी के साथ आकर, हमारे अलायंस के साथ आकर सरकार बनाइए और प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन अभी तक देखिए इस बात पर कोई मोहर नहीं लग पाई। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। हमारे सहयोगी से बातचीत करेंगे। पहला सवाल लेना चाहेंगे अक्षय से। अक्षय, क्या स्थिति आपको यहां पर दिखाई दे रही है जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ दिल्ली आ रहे हैं एक ही फ्लाइट में? हालांकि देखिए दोनों का विजन बिल्कुल अलग है। वो जाएंगे इंडिया अलायंस की बैठक में और नीतीश जाएंगे एनडीए की बैठक में। क्या स्थिति आपको दिख रही है कि नीतीश कुमार खेल बदलने में कामयाब होंगे? देखिए बिल्कुल। अब क्योंकि आप देखिए यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में बहुत हद तक नीतीश कुमार नजर आ रहा है। न केवल नीतीश कुमार बल्कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। आप गौर करेंगे तो बीते मंगलवार को न केवल लोकसभा के बल्कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आए, जहां पर टीडीपी पूर्ण बहुमत से सत्ता की चाबी अपने पास रख चुकी है। अब वो सत्ता की चाबी यहाँ टीडीपी या कहे चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है। चंद्रबाबू नायडू के एक हाथ में सीएम पद की यहाँ कुर्सी है, सीएम की कुर्सी है, तो दूसरी तरफ अब क्या मिलता है, किससे मिलता है, ये यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही स्थिति यहाँ नीतीश कुमार की नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पर बिहार में अगर गौर करें तो एनडीए 30 सीटें जीती है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से पुरजोर तरीके से माहौल तेजस्वी एनडीए के खिलाफ बनाया, यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाया। मुझे जन विश्वास यात्रा मुझे उनकी यहाँ याद आती है। 10 जिलों में लगभग 33 से 38 जिलों को उन्होंने प्रदेश के कवर किया। पार जो भीड़ उनके इस समर्थन में जुट रही थी, उसको लेकर लगातार दावे किए जा रहे थे कि तेजस्वी अब की बार बड़ा खेला करने वाले। लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी के साथ खेला हुआ। 4 सीटें महज आरजेडी जीत पाई है। लगातार जो बड़े बड़े दावे तेजस्वी यादव कर रहे थे। और आप देखिए तनुज, यहाँ पर मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि तेजस्वी यादव का या कहें आरजेडी का जो बिहार में स्तर है और कांग्रेस का जो यूपी में स्तर है, दोनों में बहुत अंतर नजर आता है। लेकिन कांग्रेस ने यूपी में बेहतर किया जितना आरजेडी अपने गृह राज्य बिहार में नहीं कर पाई। ऐसे में अब जाकर क्या अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार ने यहां फिर भी ज्यादा सीटें जीती है। 12 सीटें नीतीश ने जीती है, जो बताता है कि इतना जो एंटी इनकम्बेंसी बात लगातार कही जा रही थी नीतीश के खिलाफ जो बिहार में है, वो नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। नीतीश कुमार को दिल्ली यहां पर बुलाया गया है। आपने भी जिक्र किया कि दोनों एक ही फ्लाइट से आ रहे हैं, भले ही यहां दोनों की मंजिल अलग हो लेकिन रास्ता एक है। अब रास्ते में क्या कुछ यहाँ कोई अलग दाल गल जाए, ये तो शायद वक्त ही यहाँ पर बताएगा बेहतर। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार और दोनों ही मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर आप देखिए अगर संख्या बल पर हम गौर करें, 292 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है। उस 292 में आप टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अगर सीटें घटा देंगे तो 264 सिमट जाते हैं, यानी कि एनडीए अल्पमत में आ जाएगा। और वो 28 सीटें जो टीडीपी और जेडीयू की है, वो अगर इंडिया गठबंधन के खाते में डाल देंगे, वो यहाँ पर 260 पर अटक जाएगी, यानी दोनों ही गठबंधन यहाँ अल्पमत में आ जाएंगे। अब 260 अगर आ भी जाती है इंडिया, उसके बाद अगली 13 सीटें आप देखिए बिल्कुल 273 पर अगर बहुमत, 272 पर माफ कीजिएगा बहुमत है, तो पूरे 272 पर सरकार बनाए रखना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर एक भी अगर इधर हुआ तो आप तुरंत अल्पमत में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कम से कम इंडिया गठबंधन चाहेगा कि 275 सांसद उसके पक्ष में, 275 सीटें, और 275 के लिए उसे टीडीपी की 16 यानी टीडीपी अपने साथ चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू अपने साथ चाहिए, नीतीश कुमार अपने साथ चाहिए। इसके अलावा उन्हें यहाँ पर और भी कम से भी कम 12 सांसद और चाहिए। 12 सांसद किस किस दल के वो जुटाएंगे अपने साथ, ये वाकई में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर अब अगर आप देखा जाए तो वाकई में एक बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं। और शाम को जो बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, साथ में एनडीए की भी बड़ी बैठक है यहाँ पर, उसमें देखने को मिलेगा कि क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी वाकई में देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। शाम को बैठक होने वाली है दोनों ही दलों की और देखते हैं कि आखिरकार क्या निर्णय निकलकर सामने आएगा। अगला सवाल हमारे सहयोगी
अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के बिना बिहार के अंदर बीजेपी का कोई वजूद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि 12 सीटें देखिए नीतीश कुमार लेकर आए हैं, अगर साथ छोड़ देते हैं तो स्थिति थोड़ी सी खराब दिखाई देगी एनडीए की। क्या देखते हैं आप? जाहिर बात है, क्योंकि देखिए अगर इलेक्शन से पहले देखा जाए तो इतनी नीतीश कुमार के बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था। ये नीतीश कुमार थे जो पीएम मोदी की गाड़ी पर उन्हीं का चुनाव चिन्ह लिए हुए नजर आते थे, लेकिन आज उनकी अहमियत बीजेपी में अधिक दिखाई पड़ती है, क्योंकि अगर 12-13 सीटें जो उनके पास हैं, अगर वो उठकर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए हालत खराब हो सकते हैं। हालांकि बहुमत के लिए जो सीटें होनी चाहिए वो एनडीए गठबंधन के पास है, लेकिन खुद जो बीजेपी लगातार ये दावे कर रही थी कि हम 300 पार जाएंगे, उनको पर्सनली तौर पर कहा जाए बीजेपी के लिहाज से तो उनको नुकसान हुआ है और इसका खामियाजा कहीं उनको ना भुगतना पड़ा। इसीलिए लगातार चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, इनको लगातार मनाने में जुटे हुए बीजेपी कुनबे के लोग और लगातार उनको पद ऑफर किए जा रहे हैं। वहीं जिस तरह सुबह सुबह खबर आई कि तेजस्वी और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में एक साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों की राहें अलग हैं। लेकिन क्या भरोसा कि दोनों की राहें एक ही मंजिल पर जाती हुई नजर आ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो हमने देखा कि लगातार उनका इतिहास ऐसा रहा है, कभी इस कुनबे में कभी उस कुनबे में, और ये बारंबार वो करते रहे। इसीलिए बहुत सारे जो राजनीति के जानकार हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ से बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं डर इसी बात का हो गया है कि जो जेडीयू भले अभी उनका साथ दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने के बाद या साल भर के बाद ये लोग चिटक कर कांग्रेसी गठबंधन में चले जाएं। तो ये एक प्रॉब्लम की बात जरूर बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि लगातार वो यही बात कह रहे थे कि अपने दम पर हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। 303 सीटें बीजेपी की 2019 में दिखाई पड़ी थी, तो वो 300 प्लस की बात करते थे, लेकिन अब उनके पास स्थिति यह है कि 240 के आसपास सिमट के वो रह गए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये माना जा सकता है कि जो सहयोगी दल हैं अब बीजेपी उनके ऊपर कहने की डिपेंडेंट नजर आती है। और ऐसे में जो बीजेपी लगातार पावरफुल दिखाई देती थी खुद के भरोसे, और 2019 की बात करें तो वहां पर शिवसेना उनके पास चली जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाली दल उनके पास चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अगर जेडीयू, टीडीपी और 2-4 जो पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान की बात करें, अगर ये लोग बीजेपी से अलग हो जाते हैं या एनडीए से अलग हो जाते हैं तो फर्क पड़ सकता है, सरकार गिर सकती है। सर, तेजस्वी कहीं ना कहीं अब देखिए ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि हम बनेंगे सीएम, चाचा बनेंगे पीएम। क्या ये स्थिति दिखाई दे रही है? तेजस्वी के पास मौका है इस बार सीएम बनने का? देखिए बिल्कुल, और जब इंडिया गठबंधन बना था उस समय यही बात कही जा रही थी, जैसा आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने की बातें थी। उसके अलावा नीतीश कुमार जो केंद्र में या यूं कहें कि पीएम बनाने के लिए बातें थी। अब क्या वो सब साकार होता हुआ नजर आ सकता है? क्या वाकई में क्या कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं? क्योंकि ये भी लगातार खबरें हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए उप प्रधानमंत्री का पद दिए जाने की बात इंडिया गठबंधन की तरफ से कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक जो दो नेता थे, कह सकते हैं चुनावों से पहले उतनी पूछताछ उनकी नहीं थी, अचानक उनकी पूछताछ लगातार बढ़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह पर अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। जी वाकई में सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और नायडू जी की चर्चा होती नजर आ रही है, क्योंकि इस समय इन दोनों के ही हाथ में है कि सरकार गिराना है या सरकार को ऐसी बनाकर रखना है। अगला सवाल हमारे सहयोगी दिनेश से लेंगे। दिनेश, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्थिति देखिए बेहद खराब रही, अयोध्या में भी पार्टी हार जाती है। हालांकि कहा जाता है कि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा गया है, लेकिन आप अयोध्या में ही हार गए, तो बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है और जिस तरीके का प्रदर्शन इंडिया अलायंस का रहा है, एनडीए से ज्यादा सीटें जीतना ये वाकई में दिलचस्प है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर तनुज देखा जाए तो काफी नुकसान हुआ है, करीब 30 सीटें हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 2019 के जो परिणाम थे वो बेहद यहाँ पर जो है इनके लिए कहीं ना कहीं संतुष्ट कर देने वाले थे। और राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा जो था, अयोध्या में जिस तरीके की भव्य तैयारियां की गई, एयर शो किए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, तमाम तामझाम करने के बाद भी, और भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि यूपी की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के लिए अब सामान्य नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने पहले कई बार कहा है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव जो है, इनमें चुनावी मुद्दे अलग हैं, चुनावी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो मोदी जी को पेश करना है देश की जनता के सामने। अब वो 2019 की रणनीतियां काम नहीं करेंगे। वो 2014 का राष्ट्रवाद का मुद्दा, महंगाई, काले धन का मुद्दा अब कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर नहीं आएगा। और वही प्रतीत हुआ जिस तरीके से हमने लगातार यहाँ पर आंकड़े दिखाए, उनके मुताबिक यहाँ पर समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता हुआ नजर आया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के बाद अब इंडिया अलायंस को ये लग रहा है कि केंद्र की सत्ता में अब उनकी वापसी तय है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया, इस बात में कोई दोहराया नहीं है,
क्या अखिलेश यादव अब जिद पर अड़ेंगे किसी बड़ी जिम्मेदारी लेकर सरकार बनती है इंडिया अलायंस की? देखिए, कल राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर पद के लिए किसको आगे करना चाहेंगे, क्या खुद को आगे देखना चाहेंगे या फिर किसी अलाय पार्टनर को आगे करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि बैठकर चर्चा की जाएगी और अलायंस का जो डिसीजन होगा वो हम सबके लिए सर्वोपरि होगा। तो ऐसे में देखा जाए कांग्रेस पार्टी भी इतनी कमजोर दिखाई नहीं दी इस लोकसभा चुनाव में। 10,000 किलोमीटर लंबी जो यात्रा राहुल गांधी ने देश भर में तय की थी, उसका प्रतिफल ये मिला है कि शतक लगाने में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कई बार जो चीजें हैं अधिक संख्या बल होने के बावजूद विपक्ष में नहीं जा पाती हैं और कई ऐसी चीजें होती हैं जो निर्णायक भूमिका में होती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का कद जरूर यहाँ पर देश की राजनीति में बढ़ा है। हो सकता है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में अब जीत जो दर्ज की गई है या फिर सरकार बनाने की भूमिका में इंडिया अलायंस कहीं नजर आता है तो अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जी वाकई में अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती दिखाई दे सकती है। अगला सवाल हमें सहयोगी शालिनी से लेंगे। शालिनी, यहाँ पर क्या स्थिति आप देख रही है? जिस तरह से नीतीश कुमार इस समय देखिए उनके हाथ में पूरी बाजी निकलकर सामने आ रही, किंग मेकर वो बने हुए, पहले बिहार के किंग मेकर और अब देश के किंग मेकर। क्या बड़ी जिम्मेदारी, अगर वो एनडीए की सरकार भी बनाते हैं तो क्या बड़ी जिम्मेदारी की मांग कर सकते हैं, किस बड़े पद की मांग कर सकते हैं? लगातार तनुज देखिए यही मांग सामने आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें पीएम के पद पर बिठाया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में जब उनके हाथ में कहीं ना कहीं सत्ता आ गई है तो वो लगातार इसी की मांग करते हुए दिखाई देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार देखा गया कि जो नतीजे सामने आए हैं उससे बीजेपी हालांकि जीत तो गई है, लेकिन वो जीत की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के चेहरे पे नजर भी नहीं आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पहले दबदबा था बीजेपी का, इस बार शायद वो नहीं रहेगा। इस बार वो अपनी मनमर्जी करती नहीं दिखाई देगी। इसीलिए जो बाकी के और जो दल उनसे जुड़े हुए हैं उन दलों की उन्हें बात माननी पड़ेगी। अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता गिर सकती है और यहाँ नीतीश कुमार जो है वो सबसे बड़ा खेला कर सकते हैं अगर उन्हें पीएम पद नहीं दिया जाता या वो अड़ जाते हैं कि उन्हें पीएम पद चाहिए तो। जी वाकई में वो अड़ जाते हैं अगर पीएम पद चाहिए तो देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं एनडीए ने कल बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है मोदी ही शपथ लेंगे और अभी देखिए तारीख नहीं बताई है, लेकिन अभी चर्चा ये हो रही है कि इंडिया अलायंस में बड़ा खेल नीतीश कुमार कर सकते हैं। अगला सवाल मेरे सहयोगी मनीष से लेंगे। मनीष, क्या स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्या बड़ा खेल नीतीश कुमार करने में कामयाब होंगे? क्योंकि यहाँ पर नायडू की भी बड़ी भूमिका देखी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से ज्यादा नायडू के पास से सीटें हैं, क्योंकि खाली नीतीश कुमार के आने से काम नहीं बनेगा, नायडू को भी लेकर आना पड़ेगा। तो मांग तो नायडू भी कर सकते हैं पीएम पद की। देखिए अब तक तो तनुज यही स्थिति है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर पीएम पद की मांग करते हुए नजर आए हैं और तो ऐसे में यहाँ पर मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं एनडीए के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर एनडीए अगर सरकार में आ गई है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन कोई बड़ा पद तो यहाँ पर जरूर मिल सकता है। अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू की तो हो सकता है कि पार्टी अगर जिस तरीके से नीतीश कुमार को यहाँ पर ट्रीट करेगी उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को ट्रीट करे और दोनों ही नेताओं को यहाँ पर बड़े मंत्री पद की यहाँ पर उम्मीद जताई जा सकती है। और ऐसे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन में यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर मुश्किलें थोड़ी सी उलझने यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती हैं और ऐसे में एनडीए की मुश्किलें थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। जी वाकई में एनडीए की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई देखी जा रही हैं और स्थिति बहुत ज्यादा देखिए एनडीए की इस बार अच्छी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। क्योंकि वो बीजेपी पार्टी जो कहती नजर आती थी कि हमारे पास बहुमत पहले 2019 में बहुमत थी, 2014 में बहुमत थी, लेकिन इस बार 2024 के जब आंकड़े आए तो बहुमत नहीं थी। बात कही जाती थी कि 400 पार करेंगे, लेकिन 400 पार तो छोड़िए 300 का आंकड़ा एक बार भी नहीं छू पाए। खैर, अगला सवाल लेंगे मेरे सहयोगी अबरार से। अबरार, क्या स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई है, कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में मुझे बेहतर नहीं लगी। जिस तरह से कांग्रेस से उम्मीद करी जा रही थी कि आप और बेहतर करिएगा, उस हिसाब से अगर देख रहे हैं समाजवादी पार्टी ने अपने राज्य में एक अच्छा काम करते नजर आए। वहीं बात अगर दिल्ली की करी जाए तो आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर फेल होती नजर आई है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी। क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल जो है ये कांग्रेस के नज़रिए से प्रदर्शन उनके मन मुताबिक नहीं आया, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो सीटें आई है वो चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो एक उम्मीद थी कि देश की जनता जो है उनके तमाम नारों को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के खास तौर पर जो है उनके साथ खड़ी होगी, तो मुझे लगता है कि इन तमाम बातों पर जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। और खास करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बड़ा झटका लगा है तो ये मात्र इस चुनाव की बात नहीं है, बल्कि ये आने वाले कई चुनाव पर भी इस रिजल्ट का जो है असर देखने को मिल सकता है। चूंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है
जो मुझे लगता है कि इस समय पर अगर वर्तमान में देखा जाए तो गुजरात से भी ज्यादा जो है भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला राज्य है। वहां से जितनी ज्यादा सीटें जो है मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को हमेशा चुनाव में, लेकिन इस बार के नतीजे जो उनके खिलाफ गए, जाहिर सी बात है कि भाजपा हाईकमान के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। और जो राज्य के कमान की अगर हम बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या पार्टी के तमाम बड़े अधिकारी हो, उनकी भी अब क्लास लगने वाली है कि आखिरकार जो राज्य स्तर पर कौन सी ऐसी कमी रह गई जिसके बिना पर जो है सपा जो है एक तरीके से इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेती है। और सपा ने भी ये जीत ऐतिहासिक हासिल की है, कोई आम जीत नहीं है, तो आप इसको जो है गंभीरता से लीजिए। और जहां तक सरकार फॉर्मेशन की बात है तो मुझे लगता है कि सरकार बनाने को लेकर के भले ही इस समय कवायद चल रही है, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो या फिर चंद्रबाबू नायडू के नाम की चर्चा हो, बिल्कुल जो ये बात कही जा सकती है, चूंकि ये दो चेहरे जो है ये कोई एनडीए में जो है कई सालों से नहीं है। कई सालों की अगर हम बात करते हैं तो पीछे जाएंगे तो अब तो बहुत सालों से है वो, लेकिन अगर फिलहाल चुनाव से पहले की हम बात करें तो तुरंत इन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। नीतीश कुमार को कितने दिन हुए अभी एनडीए में शामिल हुए, और उन्होंने तो इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन किया था, वो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें उनके जहन में अभी चल रही होगी, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ और तमाम वैसी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाया था उन्होंने। तो ये सारी बातें उनके जहन में है। और उससे भी बड़ी चीज आप इस बात को समझिए कि जब नीतीश कुमार जाते हैं उस पाले में तो उनके खिलाफ कोई भी नेता इंडिया गठबंधन का जो है आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं करता है। तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा, लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं कहा, तेज प्रताप यादव जो कि हमेशा अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी नहीं की। ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से डील की गई एक चीज थी कि नीतीश कुमार चले भी जाए तो उनके खिलाफ कोई भी तरीके का अपशब्द जो है वो नहीं कहना है, क्योंकि हो सकता है कि नतीजों के बाद फिर से एक बार वापसी की गुंजाइश जो है वो बन जाए। और वही ठीक परिस्थिति जो है वो इस समय नजर आ रही है। तो अब नीतीश कुमार को लेकर के ये जो चर्चा है कि वो अगर उस पाले में जाएंगे तो सरकार क्या जो है इस पाले की बन जाएगी, मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई जो है और चेहरों को आपको जो है साथ लाना पड़ेगा। और देखिए दूसरे पक्ष की भी तरफ से अगर हम बात करें तो अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के सांसदों से भी, और उन तमाम इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट जो जीत करके आए हैं संसद में पहुंचे हैं उनसे भी, कि अगर कभी जो सीट को लेकर के आंकड़े अगर इधर उधर होते हैं तो उनकी भरपाई जो है वो जो है निर्दलीय सांसदों के माध्यम से जो की जा सके। तो अभी फिलहाल देखिए कुछ घंटों का समय है, दोनों जो है गठबंधन की बैठक दिल्ली में होनी है, और जाहिर सी बात है कि शाम तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। सरकार अगर बन भी जाती है उसके बावजूद भी एक डर और भय का जो माहौल है वो लगातार बना रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का जो बीते 10-12 वर्षों का राजनीतिक इतिहास रहा है वो इस तरीके का रहा है कि वो हर 2-3 वर्षों में जो है गठबंधन को टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो हो सकता है कि सरकार बनने के बावजूद भी किसी वजह से वो नाराज हो, फिर सरकार गिरने की स्थिति आ जाए। तो ये तमाम चीजें इस समय चर्चा का विषय है। कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, दिल्ली में इस समय बैठकों का दौर शुरू है। हालांकि कल ही चर्चा चल रही थी, तमाम जगहों पर बैठकें चल रही थी। अब देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा था। आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि वो सरकार बनाने को लेकर के पहल कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल कह चुके हैं कि वो क्या रणनीतियां बनाएंगे ये आपको जो है सार्वजनिक माध्यम से नहीं बताया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल चल रहा है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक जो है झटका देने वाला नतीजा है। चूंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब ये 5 वर्षों तक अगर सरकार चलाती भी है तो कहीं ना कहीं उनको जो है तमाम गठबंधन के साथियों से मेल मिलाप करके चलाना पड़ेगा। कई ऐसे कठोर कानून को अगर लागू करना है तो जाहिर सी बात है कि उनसे चिंतन मंथन करना पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति है जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है सरकार बनने के बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी रहेगी, प्रधानमंत्री के लिए बना रहेगा। जी वाकई में, लेकिन बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि अबरार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाले हैं, क्या उत्तर प्रदेश 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की स्थिति अब और ज्यादा खराब दिखाई देगी जिस तरह लोकसभा चुनावों में दिखाई दी?
देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी दरअसल इस नतीजे से किस तरीके से सबक लेती है और बीजेपी जो है इस नतीजे के बाद संगठनात्मक रूप से जो है उत्तर प्रदेश में किस तरीके का काम करती है। चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में खासतौर पर 10 जो आप कह सकते हैं दूसरा कार्यकाल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का है, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब अखिलेश यादव जो एक बार फिर से जो है और ज्यादा मजबूती के साथ उतरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन इस तरीके का रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अब सरकार जो है बनाने को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि जनता कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो है, क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी हो सकती है। चूंकि रोजगार, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन होते रहे उत्तर प्रदेश में, हर आप कह सकते हैं कि एक जो 15-20 दिनों के बाद इस तरीके की खबरें जो है हमें सुनने को मिल जाती है। तो आप सोचिए कि ये स्थिति अगर बनी रहती है और इस पर काम नहीं किया जाता है, चूंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के 2027 में जो है स्थिति विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए फिर से एक बार जो है गंभीर बन सकती है और इसको लेकर के भाजपा को जो है अभी से तैयारियां करनी पड़ेंगी। चूंकि जो बड़ा नारा दिया जा रहा था और खास करके अयोध्या नगरी को लेकर के जो तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी उसको लोगों ने नकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर जनता किसी बात को पसंद करते हुए आपको लगातार अपने जो है वोट के माध्यम से आशीर्वाद दे रही है तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब जनता उसको नहीं पसंद कर रही है, जनता उन तमाम बातों को ज्यादा प्रमुखता से नहीं ले रही है और उन बातों का असर जनता पर नहीं हो रहा है, तो खास तौर पर आपको कहीं ना कहीं अपने मुद्दे बदलने पड़ेंगे, जनता के बुनियादी समस्याओं को समझना पड़ेगा, तभी जाकर एक बार फिर से आप सरकार में जो रिपीट हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि अयोध्या वाली सीट पर हार जो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, ये एक बड़ा झटका है उनके लिए। चूंकि वहां पर तो विकास कार्य हुए भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता अगर वो सीट भी भाजपा को नहीं देती है तो जाहिर सी बात है कि ये सोचना और समझना पड़ेगा, गहन चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि आखिरकार 2027 में अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में नतीजे इस तरीके के रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के पतन के लिए जो है एक आप कह सकते हैं कि शुरुआत हो सकती है। और नतीजे जो आए हैं वो खास तौर पर एग्जिट पोल के बरक्स आए, उसके खिलाफ आए, तो जाहिर सी बात है कि सभी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस नतीजों को देख करके चकित है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और मुझे लगता है कि अब भी जो इस तरीके की खबर आपको जो आने वाले कुछ घंटों में देखने को मिल सकती है। अगर जो है सरकार फॉर्मेशन को लेकर के भाजपा कोशिश कर रही है तो ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए भी ये बड़ा नेगोशिएशन वाला जो है आप कह सकते हैं कि समय मिल गया है। चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि सरकार में जो है एक बेहतर पोजीशन हासिल की जाए ताकि सरकार पर एक दबाव जो वो बना रहे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब किस पद पर मानते हैं, चंद्रबाबू नायडू किस पद पर मानते हैं, ये भी एक जो है बड़ा मुद्दा है। और सरकार बनने के बाद भी हो सकता है कि भाजपा पर एक तरीके का दबाव जो है वो हमेशा बना रहे। जी वाकई में देखते हैं कि आखिरकार अब नायडू और यहाँ पर नीतीश कुमार किस पद पर मानते हैं और आखिरकार क्या बड़ी जिम्मेदारी उनको एनडीए में मिलती है, और अगर इंडिया की सरकार बनाते हैं तो इंडिया में क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज पर।